नमस्कार, मैं हूं शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो अखंड भारत, जिसका रंग और रूप वही, लेकिन खबरों के नए अवतार के साथ हम एक बार फिर से हो गए हैं हाजिर। तो खबरें बिना रंग भेद के, चारों दिशाओं की हर बड़ी खबर आपको अखंड भारत में देखने को मिलेगी। हर रोज नए कलेवर के साथ खबरों का हम यहाँ करेंगे पोस्टमार्टम। आपके जिले, आपके शहर और आपके प्रदेश की बात होगी यहाँ अखंड भारत में। देखिए संपूर्ण भारत की खबरें। तो चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और चलिए अब अखंड भारत की करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। जैन मुनि सुगेग सागर का निधन हुआ है। 9 दिन से अनशन पर थे जैन मुनि। समेत शिखर को लेकर के धरने पर लगातार जैन मुनि बने हुए थे। 72 साल के थे जैन मुनि सुगे सागर और जैन मंदिर में बैठे थे अनशन पर। 25 दिसंबर से आमरण अनशन लगातार चल रहा था और वो 25 दिसंबर से ही आमरण अनशन पर थे। 72 साल के थे ये जैन मुनि, अनशन पर लगातार बने हुए थे। 25 दिसंबर से ही आमरण अनशन समेत शिखर को लेकर के चल रहा था, जिसका हिस्सा खुद जैन मुनि सुगे सागर थे। दिनेश तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त जयपुर से जुड़ गए हैं। दिनेश, जिस तरीके से समेत शिखर को लेकर के लोगों के अंदर विरोध है, बार बार कहा यही जा रहा है कि पर्यटन स्थल ना बनाया जाए, और अब तो जैन मुनि, उनकी मृत्यु हो गई है। लगातार वो अनशन पर बैठे रहे 25 दिसंबर से ही, और वो बार बार ऐलान भी यही कर रहे थे कि ये अनशन आमरण अनशन है। अब ऐसे में सरकार कब जगेगी इस फैसले पर? देखिए शिखा, हम उसी जैन मंदिर में खड़े हैं। सांगानेर, जयपुर के सांगानेर मुख्यालय का ये जैन मंदिर है, जहाँ पर जैन मुनि सुरगेश सागर अपनी तपस्या कर रहे थे। झारखंड के जो जैन समाज का एक बड़ा तीर्थ स्थल है सम्मेद शिखर, उस सम्मेद शिखर को बचाने के लिए सुरगेश सागर यहाँ पे तपस्या कर रहे थे। जब 25 दिसंबर को इस बात का पता चला कि जो सम्मेद शिखर है, जो तीर्थ स्थल है, उस पर सरकार एक अतिक्रमण करना चाहती है, उसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। और अप्रत्यक्ष रूप से, जो कि एक जैन समाज की एक निजी प्रॉपर्टी है और एक बड़ा धार्मिक तीर्थ स्थल है, उस पर सरकार उसको पर्यटन स्थल घोषित करके टेक ओवर करना चाहती है। हालांकि उसके बावजूद भी जैन समाज और जैन समाज के तमाम साधु संतों का ये मानना था कि सरकार इसको टेक ओवर करती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको अगर पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि जो महावीर स्वामी, जो जैन समाज के भगवान महावीर है, उनके विचारों, उनके सिद्धांतों पे कहीं ना कहीं आंच आएगी। और पर्यटन स्थल बनने से यहाँ कई तरह के असामाजिक तत्व, कई तरह के कृत्य यहाँ पर होंगे। शायद इसी विरोध को लेकर जो जैन समाज आज पूरी तरह आक्रोशित है, और सुरगेश सागर जी जो है वो भी इसी आक्रोश के चलते उन्होंने ये अनशन लिया था, अन्न जल का त्याग किया था। लगातार ये मांग तो हो ही रही थी, और जाहिर तौर पर अब ये आक्रोश जो है दिनेश, वो लोगों के बीच और बढ़ेगा। ऐसे में सरकार इसको काबू में करने के लिए, इसको रोकने के लिए क्या कुछ अहम फैसले कर सकती है? जी जी, देखिए शिखा, सरकार कोशिश कर रही है इसको पर्यटन स्थल बनाने में, और जैन समाज का पूरा आक्रोश इसको तीर्थ स्थल बनाने के लिए है। हालांकि जैन समाज के संत जो है, जैन समाज के साधु संतों का कहना है कि हमारी एक हिंसात्मक नहीं बल्कि हिंसात्मक ये मांग है, और हम सत्य और धर्म और अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम अपनी मांग इस रास्ते पर रख रहे हैं कि, और कहीं ना कहीं हम हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी आवाज के जरिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं। मुझे वहां मौजूद दिख रहे हैं, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई, या अगर आप बातचीत फिलहाल कर सके? जी, जिससे का मैं बातचीत करूंगा। जैन समाज के तमाम प्रतिनिधि मेरे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे कि किस तरह का इनका आक्रोश है, क्या पूरी मांग है, और आगे का किस तरह का घटनाक्रम पूरे मामले को। तीर्थराज सम्मेद शिखर जी को लेकर पूरी दुनिया जानती है कि ये जैनों की 20 तीर्थंकरों की निर्माण स्थली है, और जिस तरह से झारखंड सरकार ने इसको टूरिज्म के लिए घोषित किया है, निश्चित रूप से ये कल्याण जी आनंद जी ट्रस्ट की निजी संपत्ति थी, और दिगंबर और श्वेतांबर समाज के 1965 और 66 के निर्णयों के अनुसार ये सामंजस्य रूप से चल रहा था। लेकिन इको टूरिज्म घोषित करने के साथ ही वहाँ मांस मदिरा का वहाँ सेवन होने लगेगा, खुले रूप से इनकी बिक्री होने लगेगी, तो दिगंबर जैन समाज, जो समग्र जैन समाज अहिंसा धर्म का पालन करने वाला है, उसमें बड़ा व्यवधान होगा। और इसी को लेकर भारतवर्षी की जैन समाज आक्रोश में है। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगा सुधा सागर जी महाराज की के उद्गार जब लाइव प्रसारण में 17 दिसंबर को हुए, और
तमाम पत्र पत्रिकाओं में और चैनलों में ये बात खुलकर सामने आई कि इस तरह का यदि कृत्य तीर्थराज सम्बित शेखर जी में होगा तो उसकी पवित्रता पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और जो हमारी मूल आस्था का विषय है वो उससे प्रभावित होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कोई मांग नहीं है, हमें कोई सुविधा नहीं चाहिए। हजारों वर्षों से जैन नंगे पैर तीर्थराज सम्बित शेखर जी की कटीली झाड़ियों में यात्राएं कर रहे हैं और उन यात्राओं को भी हम सहजता से लेते हैं। हमें कोई साधन नहीं चाहिए। हमारे संत ने जन भी सुविधाओं से रहित जीवन जीते हैं। आप सब जैसा जानते हैं कि दिगंबर साधु वस्त्र भी नहीं पहनते। आज इस कड़ाके की सर्दी में जैसा कि जब आज पूज्य गए सागर जी महाराज, ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी को लेकर के, और मैं आपके पास अपडेट के लिए एक बार फिर से वापस आऊंगी। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़े। दिल्ली पुलिस को देखिए, देश की तेज तर्रार पुलिस कहा जाता है। अपराधियों के गिरेबान पकड़ने में जरा भी देर नहीं लगती, ऐसा माना जाता है। लेकिन नए साल के मौके पर 5 आरोपी एक बेटी को 13 किलोमीटर तक घसीटते रहे। सुरक्षा के बड़े बड़े दावे करने वाले दिल्ली पुलिस एक्सीडेंट को लेकर एक से बढ़कर एक थ्योरी देती रही। वारदात से 62 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई। दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों दिल्ली पुलिस 47 मिनट तक चली हैवानियत पर महज 1.5 मिनट का जवाब देकर चलती बनी। किलोमीटर 47 मिनट का सफर, पुलिस की पीसी महज 100 सेकेंड। कंझावला कांड में मिस्ट्री बरकरार है। उम्मीद की जा रही थी कि पुलिस जब मीडिया से मुखातिब होगी तो कई सारे राज खुलेगी, लेकिन देश की सबसे तेज तर्रार पुलिस कही जाने वाली दिल्ली पुलिस जांच के तकरीबन 60 घंटे बीत जाने के बाद भी इस मामले में तस्वीर साफ नहीं कर पाई। पहले दिन से ही इस केस में पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठने लगे। इस मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब केवल दिल्ली पुलिस ही दे सकती है। इस मामले में एक के बाद एक कई तथ्य सामने आ रहे हैं और इनसे कई लापरवाहियां बेपर्दा हो रही हैं। पहले बताया गया कि स्कूटी पर मृतका अकेली थी, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तब दुनिया को पता चला कि वारदात से पहले स्कूटी पर मृतका के साथ उसकी दोस्त भी थी। पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच तेजी से चल रही है। स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है। उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है। पुलिस का दावा चाहे जो हो, लेकिन अब तक मामले में सस्पेंस बरकरार है, वो भी तब जब नए साल से पहले पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया कि नए साल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। लेकिन ये दावा केवल कागज पर ही दिखा, क्योंकि नए साल की रात एक बेटी 13 किलोमीटर तक कार के नीचे घसीटी गई। मगर सीट बेल्ट, मास्क न लगाने पर चालान करने वाली पुलिस उस रात के विभत्स हादसे को देख नहीं पाई। और अब तो खबर आने के बाद वो आरोपियों को एक तरह से क्लीन चिट देने में जुट गई है। ऐसे में सवाल ये है कि जगह जगह नाके लगाकर चेकिंग करने का दावा करने वाली पुलिस क्या चेकिंग महज कागजों पर करती रही? आरोपियों की कार पुलिस की नजर से कैसे बच गई? नई साल की रात पुलिस क्या कर रही थी? कंझावला और सुल्तानपुर के बीच तैनात पुलिसकर्मी उस रात कहां थे? अब तक की जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जांच के तार एक दूसरे से जुड़ नहीं पा रहे। अब जब साफ हो गया है कि हादसे के वक्त एक और लड़की मौजूद थी, ऐसे में उसकी भूमिका पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि हादसे के तुरंत बाद वो पुलिस के सामने क्यों नहीं गई? होटल में दोनों लड़कियों का किस बात पर झगड़ा हुआ? दरअसल 31 दिसंबर की रात को दोनों लड़कियां होटल में नए साल का जश्न मनाने पहुंची और इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। ये खुलासा होटल के कर्मचारी ने किया। में झगड़ा हुआ है, आस पड़ोस के लोगों ने भी रोकने की कोशिश की है। इतना ज्यादा झगड़ा हो रहा था, उन्होंने भी उनको गाली गलौज किया था, जो पता चला कल मेरे को, तो फिर वो चली गई थी स्कूटी में। दिल्ली के कंझावला मामले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने प्रशासन पर सवाल उठाए।
सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ये बताए कि लड़की के साथ यौन शोषण हुआ था या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की जा रही थी, कुछ लड़कों ने उसको छेड़ने की कोशिश करी, जब लड़की ने प्रोटेस्ट किया तो उसका ये हाल किया गया। दूसरा वो ये बताएं कि कितने किलोमीटर तक लड़की को घसीटा गया है। तीसरा मुझे ये बताएं कि क्या इतने किलोमीटर तक कोई पीसीआर वैन खड़ी नहीं थी। ये सारे के सारे सवाल बहुत जरूरी हैं जो दिल्ली पुलिस को हमने समन्स इशू करे हैं, उनको हमारे सामने पेश होना है और इन सब सवालों का मुझे जवाब देना है। उधर आम आदमी पार्टी के नेता भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले और मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन की मांग की। 12 किलोमीटर तक अगर वो दिल्ली की बेटी घसीटती हुई चली गई, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो पुलिस ऑफिसर जिन्होंने जो पीसीआर की वैन्स को कॉल हुए उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। वो पुलिस अफसर जिन्होंने एफआईआर सिर्फ एक आरोपी के खिलाफ दर्ज की, और वो डीसीपी जिन्होंने आरोपियों को डिफेंड किया। और मैं तो कहूंगी कि जिस तरह से मीडिया वालों को धमकाया गया कि आप रेप की बात मत करिए, मर्डर की बात मत करिए, ट्वीट्स को डिलीट कराया गया। तो हम ये चाहते हैं कि आरोपियों की सजा के साथ साथ एग्जेम्पलरी एक्शन पुलिस अफसरों के खिलाफ भी लिया जाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और हर एंगल से छानबीन कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि मामले से अब जल्द ही पूरी तरीके से पर्दा उठ जाएगा और दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और इसी मामले में अब बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। इस वक्त मृतका का शव शमशान घाट पहुंच गया है। तस्वीरें अब आपके सामने। लगातार इस शमशान घाट के बाहर मीडिया का जमावड़ा है। पुलिस बल भी भारी मात्रा में तैनात, यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है लगातार। यहाँ कोई ऐसी घटना ना हो जाए, इसको लेकर के दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सजग। अब से कुछ ही देर बाद मृतका का अंतिम संस्कार किया जाएगा। शमशान घाट के बाहर से ये तस्वीरें, यहीं पर अंतिम संस्कार होना है मृतका का। यहाँ लगातार मीडिया कर्मी बने हुए हैं, साथ ही पुलिस बल भी तैनात है। पुलिस फोर्स की पूरी तरीके से तैनाती ताकि कोई अप्रिय घटना यहाँ ना घटे। शिवपुरी मुक्तिधाम से इस वक्त आप लाइव तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। मृतका का अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार होगा। परिवार वाले शव को लेकर के यहाँ शमशान घाट पहुंच चुके हैं। मीडिया का यहाँ जमावड़ा, इसके साथ ही पुलिस बल की भी तैनाती ताकि कोई अप्रिय घटना यहाँ ना हो, क्योंकि जिस तरीके से सुल्तानपुरी थाने के बाहर लोग जमकर पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन करते रहे, इसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जाए, इसका डर दिल्ली पुलिस को। लगातार दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में नई नई थ्योरी पेश करती रही, लेकिन कई सवाल अभी भी बने हुए हैं। इसी बीच ये तस्वीरें इस वक्त शिवपुरी मुक्तिधाम से लाइव मिल रही है। अब से कुछ ही देर बाद मृतका का अंतिम संस्कार यहाँ किया जाना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतका के शव को परिवार वालों को सौंप दिया गया और अब यहाँ थोड़ी ही देर बाद शमशान घाट में मृतका का अंतिम संस्कार होगा। थोड़ी देर में मृतका का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंदर शमशान घाट पे परिवार वाले मौजूद और बाहर मीडिया का जमावड़ा लगा है। आज दोपहर तकरीबन 12 बजे दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो मृतका की दोस्त है उससे पूछताछ लगातार चल रही है। 164 के तहत उसका बयान भी दर्ज किया जा रहा है। आप कृपया गेट को खाली कर दें। आप रोड साइड पे हो जाएं और वहाँ अपना इंटरव्यू हो रहा है। और देखिए, आप ये भी समझिए कि इस हादसे के चश्मदीद दीपक ने दावा किया है कि हादसे के बाद वो सुबह 5 बजे तक पुलिस के संपर्क में रहा, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं आया। दीपक का आरोप ये भी कि पीसीआर वैन में मौजूद पुलिस ने रिस्पांस नहीं दिया और केस के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं ली। अब पुलिस कह रही है कि कार सवार 5 आरोपियों के साथ कुछ और लोगों को हिरासत में लेकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है। अब ऐसे में सवाल कई खड़े हो जाते हैं, 5 आरोपी के अलावा और किन लोगों से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है? हिरासत में लिए गए उन लोगों का इस केस से आखिर क्या संबंध है? क्या दोनों लड़कियों का हिरासत में लिए गए लोगों से कोई कनेक्शन है? हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान आखिर अब तक पुलिस क्यों छिपा रही है? ये कई अहम सवाल इस पूरे मामले को और उलझाते हुए। देखिए, कंजावला केस में अब तक क्या कुछ हुआ है, इसका एक अपडेट भी आपको दे देते हैं। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आई है। अब तक क्या कुछ हुआ है इस पूरे केस में, आप ये भी समझिए। रिपोर्ट में युवती के पूरे शरीर पर चोट के निशान, लेकिन प्राइवेट पार्ट पर कोई भी चोट नहीं थी।
इस बात का भी खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ। मृतक लड़की की सहेली के 164 के बयान यानी 164 के तहत उसका बयान दर्ज किया जा रहा है। कंझावला केस में गृह मंत्री अमित शाह ने संज्ञान लिया। आज एक गृह सचिव से मुलाकात भी हुई है। दिल्ली पुलिस की 5 आरोपियों पर धारा 304 और 1208 लगाया गया है, लेकिन अभी भी ये मामला पूरी तरीके से खुला नहीं है। पुलिस रिमांड पर दरअसल ये 5 आरोपी हैं। लगातार इस मामले को लेकर पूछताछ हो रही है। सीन को भी कल देर रात रिक्रिएट किया गया और एक बार फिर से सीन को रिक्रिएट करवाया जाएगा। कार का मैकेनिकल और फोरेंसिक एग्जामिनेशंस भी दिल्ली पुलिस करवाने वाली है। तो कंझावला केस में अब तक क्या अपडेट है, क्या कुछ हुआ है पिछले 2 दिनों में, ये हम आपको बता रहे हैं। इसी बीच ये सीसीटीवी फुटेज उस समय का जब मृतका अपनी दोस्त के साथ स्कूटी पर सवार होकर होटल से बाहर निकली थी, और ये तस्वीर आप फिलहाल शमशान घाट के बाहर से देख रहे हैं, जहां इस वक्त पुलिस वालों का जमावड़ा है, मीडिया कर्मी भी मौजूद। अंदर मृतका के परिवार वाले शमशान घाट पर मौजूद है और अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार मृतका का किया जाएगा। ये मुक्तिधाम से तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं इस वक्त। अब से कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार मृतका का किया जाएगा। पुलिस बल की तैनाती यहाँ पे, क्योंकि पिछले दिनों में जिस तरीके से सुल्तानपुरी थाने के बाहर लोगों का जोरदार प्रदर्शन रहा, ऐसे में दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सजग और चौकन्नी है कि कहीं कोई यहाँ अप्रिय घटना ना हो। अंदर मृतका का परिवार मौजूद है, जहां से कुछ ही देर बाद मृतका का अंतिम संस्कार किया जाना है। दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग थ्योरी पेश करती रही। आज दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस ने इस पूरी कहानी का ब्यौरा देते हुए कहा कि फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है और इंतजार हो रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। तकरीबन 2 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बाहर आ गई, जिसमें एक चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गई कि ये एक हादसा था, घसीटे जाने की वजह से मृतका की मौत हुई है। कोई भी अप्रिय घटना मृतका के साथ नहीं हुई है। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में और आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की आजादी पर ज्यादा पाबंदी लगाने से साफ तौर पर इनकार किया। आज दरअसल अहम फैसला सुनाते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी मंत्री के बयान के लिए सरकार नहीं बल्कि खुद मंत्री जिम्मेदार। अभिव्यक्ति की आजादी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी की लक्ष्मण रेखा तय कर दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी मंत्री, सांसद या विधायक के बयान के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें यह पूछा गया था कि क्या राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों या उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों की अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी पर कोई अंकुश लगाया जा सकता है? क्या इसके लिए कोई गाइडलाइन बनेगी? सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। संविधान पीठ में जस्टिस S.A. नजीर, जस्टिस B.R. गवई, जस्टिस A.S. बोपन्ना, जस्टिस V. राम सुब्रमण्यम और जस्टिस B.B. नगरत्ना शामिल रहे। इस पीठ की अगुवाई जस्टिस S.A. नजीर ने की। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी पर अनुच्छेद 19(2) के तहत उल्लिखित को छोड़कर कोई अतिरिक्त पाबंदी की आवश्यकता नहीं है। 5 जजों की पीठ ने कहा कि किसी मंत्री के बयान पर सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसके लिए मंत्री ही जिम्मेदार है। हालांकि जस्टिस नागरत्ना की राय संविधान पीठ से अलग रही। ये राजनीतिक दलों के लिए है कि वो अपने मंत्रियों द्वारा दिए गए भाषणों को नियंत्रित करें, जो एक आचार संहिता बनाकर किया जा सकता है। कोई भी नागरिक जो इस तरह के भाषणों या सार्वजनिक अधिकारी द्वारा अभद्र भाषा से हमला महसूस करता है तो वो अदालत जा सकता है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मंत्री आजम खान की ओर से सामूहिक बलात्कार पीड़ितों के बारे में दिए गए एक बयान से शुरू हुआ। दरअसल 2016 में बुलंदशहर के पास नेशनल हाईवे पर गैंगरेप हुआ था। आजम खान ने इस मामले में गैंगरेप पीड़ितों के बारे में बयान दिया था। आजम खान ने इसे केवल सियासी साजिश के रूप में करार दिया था। इस मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग भी की गई थी और फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ऐसे मामले पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुनाया और कहा कि किसी मंत्री के बयान के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है।